नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सिद्धार्थ और राहुल की कहानी पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे तीन बुद्धिमान। तीन बुद्धिमान एक कहानी है। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के तीन बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। एक पिता अपने पुत्र को समझा रहा है, अपने बेटों को समझा रहा है कि हमारे पास रुपया पैसा धन दौलत तो है नहीं, लेकिन हमें ऐसी बुद्धि और विवेक का धन संचय करना चाहिए। संचित मतलब इकट्ठा करना चाहिए, जो हमारे हर स्थिति में काम आए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो पिताजी बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पैनी दृष्टि रखो। पैनी दृष्टि मतलब तीव्र दृष्टि, चौकन्ना रहो और तीव्र बुद्धि रखो। ऐसा धन संचित करो जो तुम्हें किसी प्रकार की कमी ना होने दे। आप दूसरों की तुलना में कम नहीं रहेंगे। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे, हमारी सारी स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी करने को नहीं। आओ घूम फिर कर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाह या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। तो वह उस अपने गांव से निकल के बाहर की तरफ जाने लगे कि अपना काम ढूंढेंगे। और वे तैयार होकर निकले। सुनसान वीरान घाटियाँ लांघी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। लगातार 40 दिनों तक वह चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए थे। उनके पैर में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए। उनके पास जितना भी खाने पीने का सामान था वह समाप्त हो गया था और वो थक चुके थे। उनके पैरों में छाले भी पड़ गए थे, किंतु रास्ता था जो समाप्ति नहीं हो रहा था। उनको कुछ भी दिख नहीं रहा था। फिर कुछ समय बाद उनको सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। एक बड़ा सा नगर में पहुंच गए। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो उनके सामने बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बड़ा ऊँट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊँट एक आंख से नहीं देख पाता हो। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और फिर आगे बढ़ चल दिए। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उसके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? तो भाइयों ने मार्ग में जब आगे बढ़ते रहे तो उन्हें रास्ते में कुछ पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। तो वह रुक के बोला कि यहाँ से एक बड़ा ऊँट गया होगा। फिर थोड़ी देर बाद एक मझला भाई जो बीच का भाई था उसने कहा कि सड़क के दोनों ओर देखकर कहा कि वह ऊँट का संभवतः एक आंख से नहीं देख पाता होगा। फिर कुछ समय पश्चात एक छोटा भाई जो था वह बोला कि उस ऊँट पर महिला और एक बच्चे सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और फिर तीसरे आगे बढ़े। यह होता रहा। आगे
घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोका और उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह क्योंकि हम अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों के उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। अब जो घुड़सवार था, उसका जो ऊँट था, उसको शक होने लगा कि यह ऊँट इन्हीं तीनों भाइयों ने चुराया है और ये कह रहे हैं कि हमने ऊँट नहीं लिया, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी ना सुनने को तैयार था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गए। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। अब जो घुड़सवार था, उसने क्या किया, इन तीनों भाइयों को, जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी थे, उनको सौंप दिया और खुद राजा के पास जाके बात करने लगा। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर ले जा रहा था। उसने कहा, मैं अपनी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। इस तरह के वाक्य वह राजा को बताने लगा। तुम ऐसा क्यों समझते हो? राजा ने कहा। जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा, इसलिए कि मैंने उन लोगों को इस संबंध में एक शब्द नहीं कहा, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था और एक आँख से नहीं देख पाता था। उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी से जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने कुछ भी इतनी अच्छी तरह से बताया, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ ले आओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोर, तुरंत बताओ, राजा यहाँ धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? राजा ने उन्हें तुरंत कहा कि उत्तर दो। धमकाते हुए, डांटते हुए उनसे कहा, हम चोर नहीं हैं। ये भाइयों ने कहा, हमें इस ऊँट को कभी देखा भी नहीं, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश, पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने का प्रयास में बहुत समय लगता है, इसीलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा था। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? राजा ने ऐसा आश्चर्य से प्रश्न किया। उसने पूछा, हाँ संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। ऐसा राजा ने कहा कि ठीक है, अभी तुम सही हो कि गलत हो पता चल जाएगा, अभी तुम्हारी जांच हो जाती है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया।
मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह दो सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके, और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है, राजा ने कहा। अब जो ये पेटी आई थी इसके बारे में राजा ने पूछना शुरू किया कि अब तुम बताओ, तुम बिना देखे सब कुछ बता सकते हो, तो ये भी बताओ कि इस पेटी के अंदर है क्या। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसने कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है, मझला भाई बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटा भाई ने कहा। यह सुनकर राजा ने पेटी के पास लाने का आदेश किया। सेवकों ने तुरंत आदेश को पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका, तब उसे कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य का कोई सीमा ना थी। अब जब राजा ने पेटी को मंगाई और उसे खोल के देखा तो सच में उसमें एक कच्चा अनार था। अब राजा को बहुत आश्चर्य होने लगा कि यह हो कैसे गया। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह चोर नहीं है, वास्तव में यह बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपनी ऊँट को खोजो। अब राजा ने जिनका ऊँट खोया था उससे कहा कि यह लोग ईमानदार हैं, चोर नहीं हैं, और ये बहुत ही बुद्धिमान है, इनको अपने साथ ले जाओ और ऊँट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य का ठिकाना ना था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों का आवभगत करने। मतलब राजा ने स्वादिष्ट व्यंजन भोजन कराया और उनकी आवभगत की, मतलब खातिरदारी भी की। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मेरी सारी बात विस्तार से बताओ। राजा कहने लगा कि तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, पर मुझे सारी बातें एक विस्तार से, मतलब एक स्पष्ट रूप से बताओ कि क्या क्या हुआ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि व्यक्ति का ऊँट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था। सबसे बड़ा भाई ने कहा, धूल पर उनके पैरों के चिन्ह से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा तो उस समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, यह बताओ कि तुमसे किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि ऊँट एक आँख से देख नहीं पाता, एक ही आँख से देखता है, एक आँख से नहीं देख पाता। उसका तो सड़क पर चिन्ह भी नहीं होगा। मैंने इस बात का अनुभव ऐसे लगाया, वो भाई बोला, मझला भाई, कि मैंने इस बात का अनुभव इस तरह लगाया, सड़क के दाईं ओर की घास ऊँट ने चर ली थी, मतलब खा ली थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मझले भाई ने उत्तर दिया। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला भी सवार है? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूते के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। अब तीनों भाइयों ने अपना अपना कैसे अनुमान लगाया यह राजा को बताया। बहुत अच्छा, तुमने
बिल्कुल सही कहा, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। अब राजा भी कह रहे हैं कि यह सब कैसे पता चला, मुझे भी बताओ। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। मझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और उसमें कोई छोटी गोल वस्तु है तो वह अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। और इसमें सबसे छोटे भाई ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय इस उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, राजा उसने उत्तर दिया, खुली हुई खिड़की की ओर इशारा करते हुए। अब राजा की ओर उसने इशारा करते हुए कहा कि आप तो ये खुद ही सोच सकते हैं कि यह अनार कच्चा होगा। खिड़की की ओर कहा, देखो। राजा ने बाहर देखा तो उद्यान में लगे अनार अभी वृक्षों में कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित था। पैनी दृष्टि मतलब चौकन्ना रहना, चौकन्नी दृष्टि रखते थे वो भाई, और उनकी बुद्धि जो थी वो तीक्ष्ण थी, बहुत तीव्र थी, बहुत तेज बुद्धि के वह थे। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का एक बहुत बड़ा कोष है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा, और उन्होंने अपने दरबार में रख लिया। अब राजा ने उसकी प्रशंसा की और राजा ने अपने ही दरबार में उन भाइयों को रख लिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान और अपनी नज़र हमेशा तेज रखनी चाहिए। धन दौलत कितना भी हो, लेकिन हमारी बुद्धि सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर हमारे पास अच्छी बुद्धि और ज्ञान है तो हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे।